मेरे सहयोगी मुरलीधर राव जी, हमारे इस इंडस्ट्री सेल में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। ऐसे हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता रवि जी, हमारे कन्वेनर नीरज जी, को कन्वेनर प्रणव जी, श्री अरुण बंसल, श्री शिवशंकर जी, श्री रजनीश गोयनका जी, जोशी जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज हम ऐसे समय इकट्ठा हुए हैं कि हमारी इंडस्ट्री और हमारा देश आर्थिक स्थिति से आज तक के हमारे जीवन में सबसे कठिनाई से गुजर रहा है। आपका दुख और दर्द क्या है ये मैं समझ सकता हूँ। कल रात में मुंबई में हमारी एक छोटी सी मीटिंग कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट के साथ रात को 1 बजे तक बैठा था और रुपये के डिवैल्यूएशन के ऊपर मैं सोच रहा था कि कुछ हमारी सोच के रूप में कुछ हम तैयार करें। तो मैं काफ़ी इंडस्ट्री के भी लोग थे और कुछ इकोनॉमिस्ट भी थे। जो कुछ देख रहा था उससे मुझे भी बहुत आगे अंधेरा दिख रहा है। अभी जो है वो तो इस सरकार ने अभी इस देश को चौपट करने का केवल अभी तक न्यूज़ रील बताई है। अब सही फिल्म अभी शुरू होना बाकी है, ऐसी हालत है। एक एसएमएस मुझे मिला था और उसने बहुत अच्छा कहा था। वो बात उन्होंने कही इसलिए आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण लोग देश के प्रधानमंत्री के पुतले फूंक रहे हैं, पर हमने ऐसे पुतले को प्रधानमंत्री बनाया जो देश को फूंक रहा है। विनोद की बात छोड़ दी जाए तो किसी भी राज्य में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी कारपोरेट में और किसी भी इंडस्ट्री में 3 बातों की जरूरत होती है: सक्सेसफुल लीडरशिप, यशस्वी नेतृत्व, प्रभावी वक्तृत्व, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स, मॉरलिटी एंड वैल्यूज। प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए। दुर्भाग्यवश इंडस्ट्री में जो लोग इसका अनुकरण करते हैं वो बहुत अच्छे यशस्विता के बहुत अच्छे आयाम प्रस्तापित करते हैं, पर आज हमारे देश में ऐसा है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, इनडिसिसिव एंड इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप, ये कारण देश का कितना सत्यानाश हो सकता है ये आज हम सब देख रहे हैं। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, और भारतीय जनता पार्टी जो है इस स्थिति को बदलना चाहती है और ये देश का भविष्य, देश का तकदीर जो है ये बनाना हमारे बेसिक हार्डकोर विचारधारा से जुड़ा हुआ सवाल है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है और ये राष्ट्र को सर्वांगीण उन्नति और विकास की ओर अगर ले जाना है तो वी नीड गुड गवर्नेंस, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अगर देश को प्रगति और विकास की ओर ले जाना है तो गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया हुआ अंत्योदय का विचार। हम हमारे यहाँ काम करते समय समाज में सबसे जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, ऐसे समाज के दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और इस बात को लेकर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सबसे मेरा पॉइंट आपके सामने चर्चा के लिए रखूंगा, जो आप जरूर बाहर रखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनडीए एंड यूपीए। सिंपल बात है, हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट और एक है सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जितने काम है वो काम जो है केंद्र सरकार के अधीन है। स्टेट लिस्ट में वो कामों का उल्लेख किया गया जो राज्य सरकार के अधीन है।
और कॉन्करेंट लिस्ट में उन कार्यों का उल्लेख किया गया है जो दोनों काम कर सकते हैं। अब आप सेंट्रल लिस्ट निकालिए, एविएशन सेक्टर पूरा बैंड बाजा बजा दिया। आप देखिए 70,000 करोड़ के हवाई जहाज, जब हम एयरपोर्ट से, मैं अभी भी जब हर समय नीचे देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। एक साइड जब यहाँ से रनवे से इस साइड से जब जाएंगे तो लेफ्ट साइड देखिए 60-70 इंडियन एयरलाइंस के प्लेन, बड़े बड़े प्लेन, जैसे हमारे यहाँ पोले के दिनों बैलों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, वैसे पूरे हवाई जहाज लाइन में खड़े करके रखे हैं। 70,000 करोड़ के। मेरे कभी ये समझ में नहीं आया कि ये हवाई सरकार ने ये 70,000 करोड़ ब्याज से हमारे ऊपर पड़ा, ये क्यों खरीदी की है? अगर एयर इंडिया में और इंडियन एयरलाइंस में अगर ताकत नहीं है कि इसको चलाने की, तो आप खरीदते क्यों हो? केवल पैसे खाने के लिए? सभी एयरपोर्ट हमने बेच मारे हैं। और आज स्थिति ऐसी है कि आज मैं एक डेढ़ महीना पहले राष्ट्रपति जी के यहाँ गया था। 1-1.5 घंटा उनके साथ मेरा पुराना परिचय, मैं बैठा था। उनने मुझे एक बात कही, नितिन मुझे याद है कि तुमने जब भी कुछ इकोनॉमिक बातों पर कहा, मुझे सही सलाह दिया और सही बात कही। एक बार मैं उनके पास गया था, तब किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो दिवाला पिटने की स्थिति में आ रही थी। अब उनको एफडीआई में कितने % अलाउ करना और नहीं करना, इसका विवाद चल रहा था। तब मैंने उनको कहा कि आप कुछ भी करिए, इसको बचाइए, इसको अनुमति दीजिए। तो उन्होंने मुझे झट पूछा, क्यों? विजय मल्ल्या तुम्हारा मित्र है क्या? मतलब मेरा कोई मित्र नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, पर ये किंगफिशर एयरलाइंस अगर बंद पड़ेगी तो बीजेपी का, नेशनल भारतीय जनता पार्टी का साल का 25 लाख रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कैसे होगा? मैंने कहा जिस दिन किंगफिशर फ्लाइट कैंसिल होती है उस दिन जेट और इंडिगो वाले अपने रेट बढ़ा देते हैं। तो मैं ऐसा सपना देखता हूँ कि ऐसा देश में इतनी एयरलाइंस आए कि एयरपोर्ट के बाजू रंगीत कपड़े पहने हुए लड़के लड़कियाँ खड़े रहे और कहे मुंबई जाना है 5,000 रुपये, मुंबई जाना है 4,500, मुंबई जाना है 4,000 रुपये, ताकि इतनी कंपटीशन बढ़े कि कंज्यूमर का, लोगों का फायदा हो। इसलिए एयरलाइंस कितनी। और मैंने उनको कहा था कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी बहन मुंबई में रहती थी, तो मैं ट्रंक कॉल करने के लिए 180 नंबर पर ट्रंक कॉल मिलता था। और वो ट्रंक कॉल मिलने के बाद मुंबई बात करता था तो मैं किसी सरकारी अधिकारी या बैंक मैनेजर के घर पर, मेरे मित्र के पिताजी थे उनके घर जाता था, वहाँ से दोपहर को कोई घर से बाहर के फिर चुपचाप फ़ोन करता था, क्योंकि ट्रंक कॉल के 66 रुपये लगते थे। अब 40 पैसे में बात हो रही है। मोर कॉम्पिटिशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। और इसलिए मैंने कहा इसको बचाइए। अब दुर्भाग्य ये हुआ है कि हमारे देश में हम एक एयरलाइंस को अगर उसको बचाना था तो एफडीआई में अगर कोई परमिशन, तो बिगड़ता क्या था? एक इंडस्ट्री बच जाती, हजारों लाखों लोगों का रोजगार बच जाता और कंज्यूमर का फायदा होता और एक इंडस्ट्री बचती। दुर्भाग्यवश हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्री का बैंड बाजा सरकार ने बजाया। अब बाकी भी एयरलाइंस तकलीफ में है। बहुत बार जब मुझे पिछले 5-7 दिन में 2-3 बार जेट एयरवेज के गोयल जी मिले, तब मैंने उनको जब कहा कि ये कंपटीशन होनी चाहिए और इस प्रकार से लोग खड़े हुए एयरपोर्ट पर, तो बोले आपकी सरकार आए तो पहले ही हमको बंद करने की परिस्थिति में आप लाओगे। मैं बोला ऐसा नहीं, आप नए रूट देखिए। फॉरेन एयरलाइंस के जो प्लेन इंडिया में आते हैं उसके बजाय आप चलाइए, रेट कम करिए, मोर कॉम्पिटिटिव बनिए और इकोनॉमिक वायबिलिटी आपकी लाइए। दुर्भाग्यवश एविएशन सेक्टर खत्म हो गया। फिर आप माइनिंग सेक्टर निकालिए। हमारे गोवा सरकार के 7,000 करोड़ रुपए साल का नुकसान हो रहा है। वहाँ एक आयरन का डंप पड़ा हुआ है, रेड कलर का। आप अगर गोवा में अंदर में जाओगे तो ऐसे बड़े बड़े टेकड़ी जैसा पड़ा हुआ है, और बरसात के दिनों में उसका पूरा पोल्यूटेड वाटर पीने के पानी में जाता है और पानी को पोल्यूटेड कर देता है। उसको चाइना में एक्सपोर्ट हो सकता है। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे के रखा है। यानी ये भी एक इंटरेस्टेड बात है हमारे देश में, कोई काम करो नहीं बोलता। अगर आपको कोई माइन मिलती है तो पहले माइन ही मिलती नहीं, 4 साल मेहनत करके माइन मिलती है तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री आपका काम बंद करती है, बोलती है नो गो स्लो, जाना नहीं, बंद करो। उन्होंने मुश्किल से परमिशन दी तो सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होती है, वो स्टे लगा देता है। वो उससे निकल गए तो हाई कोर्ट स्टे लगाता है, हाई कोर्ट बच गया तो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है। और हमने हमारे पूरे माइनिंग सेक्टर को
पूरा सत्यानाश करके दिया। मुझे लगता है कुछ चीज़ों के बारे में हमने देश में बोलना चाहिए। जैसे मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं ये मांग करता हूँ और भारत सरकार ने राष्ट्रपति महोदय को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में लेते हुए जो भी ऐसे महत्वपूर्ण विवाद सुप्रीम कोर्ट में है जिसका संबंध देश की आर्थिक परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है, उसको आने वाले 3 महीने में उनको जो निर्णय करना वो निर्णय करें। मैटर इज सब जुडिस वाली बात, निर्णय करें। अगर गुजरात में अगर रात्रकालीन कोर्ट चल सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल सकते हैं। जो निर्णय करना करो। आज इस माइनिंग के बारे में आप निर्णय करो, अन्यथा ऐसी स्थिति आएगी कि देश दिवाला पिटने की स्थिति में वैसे ही आया है। आज हमारे यहाँ 17 जगह पर गोल्ड माइंस है। हमारा गोल्ड हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो डायमंड का इतना बड़ा डिपॉजिट है, 12 साल से चर्चा हो रही है। हमारा डायमंड हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ये सकलेजा जी को पता है, दिग्विजय सिंह मंत्री थे तब से चल रहा है। और एक दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हमारे पास है, कुछ नहीं कर पा रहे। 17 जगह पर हमारे पास गोल्ड है, कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ कर्नाटक में कोलार में डंप पड़ा हुआ है। अब गोल्ड निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे देश में नहीं। ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गोल्ड निकल सकता है। अगर हमारे देश का गोल्ड अगर निकलता तो ये इंपोर्ट गोल्ड नहीं आता, तो हमारा डॉलर की रुपए की हालत ये नहीं होती। अब हमारे देश में बोले तुम गोल्ड मत खरीदो, भाई तुम्हारे यहाँ गोल्ड है उसको निकालते क्यों नहीं हो? यहाँ के माइनिंग सेक्टर में हम अगर ठीक प्रकार से काम करें तो हम देश को बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज मिलाकर दे सकते हैं। पर हमारी माइनिंग सेक्टर को हम बंद कर रहे हैं। $20 बिलियन हमारा कोल का इंपोर्ट है। आशिया में सबसे ज़्यादा कोल इंडिया के पास है। हमारे यहाँ 40% ऐश परसेंटेज है, कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है, फिर भी पावर सेक्टर के लिए ये कोल यूज़ किया जा सकता है। पर आज हम अमेरिका से कोल ला रहे हैं, इंडोनेशिया से कोल ला रहे हैं, साउथ अफ्रीका से कोल ला रहे हैं। और आज तो स्थिति ऐसी है कि जो कोल की कॉस्ट पड़ती है डॉलर बढ़ने के कारण और पावर की कॉस्ट इसमें मैचिंग नहीं है। आप लिख रखिए डायरी में, अगले इस साल अडानी ने 3 महीने का लॉस 1200 करोड़ बुक किया है। और मेरे अंदाज से रिलायंस ने शांघाई इलेक्ट्रिक कंपनी से 1,25,000 करोड़ की ये 6% इंटरेस्ट से शांघाई बैंक से ये करके हेजिंग न करते हुए लोन लेकर ये पावर प्रोजेक्ट के लिए टरबाइन, बॉयलर, ट्रांसफार्मर सब लाए हैं 1,25,000 करोड़ के। अब मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये डॉलर यहाँ चला गया, अब 6% बैच का तो इफेक्ट नहीं, में तो उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पावर का जो थोड़े बहुत जान के रखता हूँ, 2,60,000 करोड़ का एनपीए आने वाले 3 महीने में केवल पावर सेक्टर का होने वाला है। पावर सेक्टर का, पावर सेक्टर खत्म हो गया क्योंकि हम कोले नहीं दे रहे। गैस की पावर हमारे पास नहीं है। हाइड्रो पावर के लिए इन्वायरमेंट वाले कोर्ट में चले जाते हैं, वो भी खत्म कर दिए हमने। विंड पावर पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट 12 करोड़ रुपए है, हाइड्रो की कॉस्ट 11 करोड़ है। अब तो मैं यही कहता हूँ कि अपने घर पर सोलर पैनल लगाओ और कम से कम उतने लाइट लगाओ, आगे वो भी नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति है। चाइना 8 लाख मेगावाट पावर जनरेट करता है और हमारे देश में 1,24,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जबकि हम लोग 20,000 मेगावाट पावर शॉर्ट सप्लाई में है और इसलिए हमारे देश में पावर नहीं। क्यों? कि हमारे माइनिंग इंडस्ट्री का हमने सत्यानाश किया। अब आप देखिए रुपए का डिवैल्यूएशन का एक साथ संबंध कैसे है। जब पावर नहीं है तो हमारे देश में डीजल जनरेटर सेट चल रहे हैं। अभी मैंने जो कल स्टैटिस्टिक्स मुझे पता चला, 20,000 करोड़ रुपए हम फूक रहे केवल डीजल के लिए। यानी पावर अगर हम सरप्लस कर देंगे तो 20,000 करोड़ का डीजल हमारा बच सकता है। डीजल के कारण हमारा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और जिस कारण हमारी इकोनॉमी को हम बर्बाद कर रहे हैं। पर हम पावर सप्लाई अगर सरप्लस करते हैं, 24 घंटे पावर देते तो केवल 20,000 करोड़ का डीजल बचा सकते हैं। आज वो माइनिंग सेक्टर हमने खत्म कर दिया, एविएशन सेक्टर खत्म कर दिया, माइनिंग सेक्टर खत्म कर दिया, रोड सेक्टर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। ये राष्ट्रीय महामार्ग के 4 लेन की योजना का पहला रिपोर्ट मैंने अटल जी को दिया था और मैं रोड में इतना जो कुछ मैं आज यहाँ तक आया हूँ इसका कारण रोड सेक्टर है। मैं 4,000 करोड़ रुपए मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े करके 2.5 साल में 8,000 करोड़ के काम किए, 10 करोड़ केवल सरकार से लेकर।
बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 फ्लाईओवर्स मुंबई के, ये वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट सब मेरे हाथ के प्रोजेक्ट पब्लिक के मनी से हुए हैं। और हमारे शासन कार्यकाल में और एक अच्छी बात है जो स्टैटिस्टिक में कह रहा था पायल जी को, 5 साल में हमने जितने रोड बनाए, जितने कांग्रेस ने 60 साल में जितने रोड नेटवर्क खड़ा किया, उतना रोड नेटवर्क 5 साल में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए ने खड़ा। आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि हम एक दिन में 24 किलोमीटर रोड बना रहे थे। हमारे यूपीए सरकार ने और जोशी जी ने ऐसा कमाल करके दिखाया कि वो एक दिन में 1 किलोमीटर रोड बना रहे। कहां से इकोनॉमी आगे जाएगी, कहां से एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा? हमारे रोड सेक्टर को हमने डिस्ट्रॉय किया, एविएशन सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, रोड सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, माइनिंग सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया। अब इनका दूसरा सेक्टर देखिए, टेलीकम्युनिकेशन का 2G स्पेक्ट्रम, क्या हाल बना दिया। आज हमारे देश के उद्योगपतियों को सीबीआई के यहाँ या कोर्ट में तारीख लगाने पड़ती है। हमारे देश में हमारी एक विचित्र मानसिकता हुई है कि इन्वेस्टर के पीछे हम चोर जैसा देखते हैं। ये ठीक नहीं है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूँ, मेरे बारे में गलतफहमी होती है। मेरा 3,000 रुपये का भी रिपोर्ट में भी आ गया है। मेरा 3,000 रुपये का शेयर है और 68 करोड़ की इक्विटी में मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करता हूँ। गरीब लोगों में काम करने के लिए सरकार के बजाय, वो मैं कोई इंडस्ट्री नहीं, ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीब को रोजगार कब मिल सकता है, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री खुलेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कब बढ़ेगा, जब रोजगार मिलेगा। रोजगार कब मिलेगा, जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। अब मुझे बताइए कि हमारे एरिया में इतनी हालत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 4G स्पेक्ट्रम का मुकेश अंबानी जी का एक प्रोजेक्ट मेरे ज़िले में आ रहा है, तो 2000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगते हैं। उनको बहुत से प्रॉब्लम है, मैंने सब काम किए। मुकेश अंबानी ने कहा मुझे मदद करिए, पर मतलब मेरी एक कंडीशन है। बोले क्या? बोला ये मैं आपको यहाँ 2000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगेंगे, तो मेरे चिट्ठी पे लगने चाहिए। मैं इस ज़िले के और यहाँ रीजन के आपको लिस्ट दूंगा, आप उनको ट्रेन करो और उन्हीं को नौकरी लगनी चाहिए, तो मैं आपको पूरी मदद करूँगा, नहीं तो मेरे यहाँ बहुत हालत ख़राब है। उनने मान नहीं किया। अब मुझे लिस्ट दे रहा हूँ मैं, उनका ट्रेनिंग होगा तो मेरे क्षेत्र में कम से कम 2000 लोगों को नौकरी मिलेगी। ये प्रॉब्लम है। आज हमारे देश में नौकरियां निर्माण, रोजगार निर्माण नहीं हो रहा, और ये सब आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा परिणाम है। गरीब के पेट पर लात मारी जा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो खड़ा होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं होगा तो गरीब आदमी जी नहीं सकता। आप लोग तो ठीक है, एनपीए होगा तो दूसरे धंधा, तीसरा धंधा इधर उधर करके कुछ जमा लेंगे, और जिसकी नौकरी जाएगी वो क्या करेगा? और इसलिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं ये कहानी आगे ले जाऊं तो ये आज 1 घंटा इसी पे भाषण हो सकता है कि देश की बर्बादी यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने देश का बैंड बाजा कैसे बजाया। आप चाहे वो डिपार्टमेंट निकालो, चाहे वो निकालो। आज करंट डिफिसिट है हमारे अकाउंट में, और 1,38,000 करोड़ रुपए हम खर्चा करने वाले फूड सिक्योरिटी बिल पर। 85,000 करोड़ का अनाज सड़ता है देश में। 2 लाख करोड़ के फ्रूट वेजिटेबल सड़ जाते हैं। हमारे पास रखने के लिए प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज नहीं है। पर चुनाव के लिए एक ने कहा, वो चर्चा कर रहे थे फूड सिक्योरिटी बिल का, फूड फॉर पुअर, सिक्योरिटी फॉर कांग्रेस लीडर, और बिल फॉर जो कमाने वाले हैं व्यापारी, उनके लिए वो उसका फायदा होगा। गरीबों को अनाज देने के लिए हमारा इसको विरोध नहीं है। पर आज स्थिति ये हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ने पीडीएस सिस्टम में, जिसका हमारे इसमें उसका अध्ययन किया गया था, इतनी बढ़िया स्कीम चल रही है। 1 रुपये किलो चावल और गेहूं लोगों तक पहुंच गया है, सक्सेसफुल है, नो करप्शन, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर यह सरकार की नीयत साफ रहती तो छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम, जिसकी तारीफ प्लानिंग कमीशन ने की, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की, उसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करती। वो नहीं किया। ये केवल चुनाव के राजनीति के लिए अब 1,38,000 करोड़ कहां से लाएंगे? ये $350 बिलियन का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कमी है, उसमें $200 बिलियन तो इसका है, पेट्रोल क्रूड गैस का। अब उसमें भी देखिए, अरे कभी कभी मैं थक गया, 8 साल से मैं काम कर रहा हूँ बायोफ्यूल और बायो एनर्जी पर। प्रधानमंत्री को मिला था कि इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है, इस देश का किसान पेट्रोल डीजल तैयार कर सकता है। सुन ही नहीं रहे थे। आखिर इतने बार थक गए। मैं एक बार प्रधानमंत्री के पास गया था, उन्होंने भोजन के लिए मुझे बुलाया था जब मैं अध्यक्ष था।
तो मैंने उनको ये पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो बताया कि ब्राज़ील में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, ये बायोफ्यूल क्या है। बहुत खुश हो गए और मुझे कहा, नितिन जी मुझे बताओ, यू टेल मी व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। मैं हंसने लगा। बोले क्या हुआ? बोले सर, यू हैव ए करेक्ट क्वेश्चन टू ए रॉन्ग पर्सन। आई शुड आस्क यू व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। आपने इसका जवाब देना चाहिए। कल तंग आकर आखिर हमारे यहाँ जब मैं इथेनॉल हम तैयार करते तो मैंने ईसार पेट्रोलियम के साथ जॉइंट वेंचर किया। आपने पढ़ा होगा। अब हमने 100 पेट्रोल पंप हमने खोल दिए, अपने कार्यकर्ताओं को पेट्रोल पंप दे दिए। अभी अगले महीने में शुरू हो जाएंगे और 1.5 रुपये लीटर सस्ता पेट्रोल बेचना शुरू होगा, क्योंकि 10% इथेनॉल डालते हैं और अगर 20% डालेंगे तो हम 4 रुपये लीटर सस्ता देंगे। ये इंपोर्ट सब्सिट्यूट है। हमारे देश में जंगलों में रतनजोत, मोह, साल, करण से नॉन एडिबल ऑयल सीड तैयार हो सकता है, उससे बायोडीजल तैयार हो सकता है। ये ट्राइबल सेक्टर में आदिवासियों के लिए तो ये इतना बड़ा है कि अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। और ये आज इसके लिए सरकार ने बायोफ्यूल के लिए कोई इंकरेजमेंट नहीं है। आज तो ऐसा है कि बायोमास से बायो ऑयल और बायो ऑयल से पेट्रोल डीजल तक तैयार हुआ है और उससे गैस भी तैयार होता है। अब दुर्भाग्यवश हमारे देश में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं मदद की जाती? ऑटो रिक्शे के बजाय ये इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड जो अभी रिक्शाएं चल रही दिल्ली में, ये चलाएंगे तो पेट्रोल कम होगा, डीजल कम लगेगा। आपको ताज्जुब होगा, रेलवे की जितनी रेलवे लाइन हमारी है, अगर हम एनी ट्यूब के ऊपर, बीओटी के ऊपर अगर देश में उतनी रेलवे लाइन अगर पूरी कर देते 10 साल के ऊपर, तो कम से कम 40,000 करोड़ का डीजल बच जाएगा। क्योंकि पूरा गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवे पर अगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो सस्ता भी पड़ेगा और डीजल की बचत होगी और इलेक्ट्रिक पर चलेगा। हमारे देश में ज़रूरत ये थी कि 10 साल के पहले हमने निर्णय करना चाहिए था कि इस देश का लाइट रेल ट्रांसपोर्ट हो, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट हो, सभी प्रकार का हम इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करें। अगर बिजली के आधार पर अगर वो कन्वर्ट होता तो डीजल कम खर्चा होता। आज गाड़ियाँ बढ़ रही है और गाड़ियों के कारण पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। अब हम कह रहे कि रात को पेट्रोल पंप बंद करेंगे। अरे भाई ऐसे कैसे होंगे? आप अगर उसके लिए पहले दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू हुई, आज लोग एयरपोर्ट में गाड़ी से जाने के बजाय कैनॉट प्लेस में जाते हैं, वहाँ से सामान बुक करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं, उतना पेट्रोल डीजल बच गया। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नहीं है, 7 स्टेट्स में। अगर पूरा रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क खड़ा हो जाएगा तो मणिपुर में गैस मिला है। और गैस की भी कहानी ऐसी है कि हमारे देश में अनेक जगह पर गैस अवेलेबल है, पेट्रोल डीजल अवेलेबल है, पर हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। अभी ये मध्य प्रदेश में, झारखंड में हमने सीबीएम के बारे में टेंडर निकाले थे, पर वो टेंडर फॉल्टी थे। सीबीएम वहाँ है, कोल बेल्ट मीथेन, उससे डीजल पेट्रोल सब मिल सकता था, पर आज उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बंद पड़ा हुआ है काम 7 साल से। मुझे बताइए, हमारे देश में जो पेट्रोल गैस अवेलेबल है, क्या उसका फुल एक्सप्लोरेशन हम कर सकें? क्या सरकार इसके बारे में सीरियस है? क्या इसके बारे में निकालने के लिए कोई कोशिश की गई? कुछ नहीं। अगर यही हम निकालते तो शायद आधा पे आता। आज 20% केवल हमारे देश का है। ये अगर 50% पे आता तो डॉलर की तुलना में रुपया 68 रुपये पे नहीं जाता। This is all because of Congress government. This is all because of Manmohan Singh ji and Sonia ji and wrong economic policy of the Congress party and UPA, जिसके कारण हमारा बंटियाधार हो गया, सत्यानाश हो गया, भीख मांगने की स्थिति देश पर आई। ये इनके नीतियों का परिणाम है और आत्मविश्वास के साथ आपको पब्लिक को ये कहना है कि इनके कारण ये हुआ है। मैं आधार के साथ बता रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना सब होने के बाद ऐसी स्थिति क्यों आई? आज हमारे देश में जिनको गैस के ये मिले हैं वो पूरा गैस निकालते नहीं, फुल प्रोडक्शन नहीं करते। अगर इसको मिला तो उसके काम में अड़ंगे डालते हैं। अगर जितने लोगों को गैस मिला है वो भी अगर फुल कैपेसिटी से अगर एक्सप्लॉयटेशन करे तो जो 20% है वो 30% पर जा सकता है और 10% कितना बड़ा इंपैक्ट है, उतना इंपोर्ट कम होगा। दुर्भाग्यवश आज पेट्रोलियम सेक्टर में भी हमने देश का सत्यानाश कर दिया। किसानों की हालत भी वही है, सिंचाई को कोई प्राथमिकता नहीं मिली। आज मुझे बताइए, 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ का घोटाला, कोल में 1,86,000 करोड़ का घोटाला। मैं एक दिन बैठा था, मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स का विद्यार्थी था, पर कितने शून्य लगाओ तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। आप में से कोई लगा कर देखिए, 1,86,000 करोड़ दिखाइए। टीवी पर आप जो बोलते हैं ना, तो एक कॉम्पिटिशन, कोई इंडस्ट्री बड़ा लिख बोलो 1,86,000 करोड़, तो शून्य पे गलती करेगा, हमको पता ही नहीं कितने लिखना।
अब मैं ये सोचता हूं कि ये पैसे की टोटल करके हिसाब करिए, इस देश में 6,70,000 गांव है। अगर ये पैसे का उपयोग किया जाता तो 6,70,000 गांव में कंक्रीट के रोड बनते। इसका अगर हम उपयोग करते देश में पूरे रोड नेटवर्क को खड़ा करके 4 लेन के रोड बनते। इसका उपयोग ठीक से करते तो कम से कम 10 करोड़ गरीबों को मकान मिलते हैं। इसका ठीक प्रकार से उपयोग करते तो हर गांव में अच्छी स्कूल बनती, अच्छे हॉस्पिटल बनते, गरीबों का कल्याण होता। कहाँ गया पैसा? 2G स्पेक्ट्रम हवा में, वहाँ भी भ्रष्टाचार। यहाँ तुम्हारे कॉमनवेल्थ गेट जमीन पर, यहाँ भी भ्रष्टाचार। और जमीन के अंदर घुस के अपना मुंह काला करके वहाँ भी भ्रष्टाचार, कोलगेट में भी भ्रष्टाचार। जहाँ हाथ मिले पैर पड़े संतन के, वहाँ बंटिया था। मजाक में कहता हूँ कि राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो ये सोनिया मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, जो मिलता हाथ में ले ले अपने जेब में और दौड़ जोर से। यही काम चल रहा है। और फिर आकर गरीबों की बात करते हैं। और इसलिए इंडस्ट्री सेल में आज की हमारी स्थिति में रुपये 68 रुपये तक चला गया डॉलर की तुलना में। बहुत हालत खराब है ये। और इसमें 1 घंटा 2 घंटा चाहे उतना बोला जा सकता है, पर मैं उसमें समय नहीं गंवाऊंगा। मेरे पास बहुत और साइड में उस पर छोटी किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जरूर भेज दूंगा आपके पास कि आप समझ सकते हैं। पर मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या इस परिस्थिति का उपाय क्या है? इस परिस्थिति को बदलने की ताकत किसकी है? मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ, मैं ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर बता सकता हूँ। जीडीपी गुजरात 11.30, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 11.50, मध्य प्रदेश जीडीपी 11.40, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18.50। और देश का सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के सरकार का जीडीपी 4.4%, अब 4% हुआ होगा। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2%। ये 2 और 4% पर लटके हैं। जहां बीजेपी का और एनडीए का शासन है, वहां हम कहां पहुंचे देखो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूपी एंड कांग्रेस पार्टी। ऐसे 50 पैरामीटर निकल सकते हैं। इस देश के तकदीर को, इस देश के भविष्य को भूखमरी, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना इस देश को, ये ताकत किसकी है? गरीबी कौन दूर कर सकता है? बेरोजगारों को रोजगार कौन दे सकता है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सही आर्थिक नीति है, उसके आधार पर हम देश के तकदीर को, देश के भविष्य को बदल सकते हैं और देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बना सकते हैं। हम $1 की कीमत 40 रुपए पर ले आएंगे, इतनी ताकत हमारे पास है। और ये पैसा वगैरह सब मिलता है। तो मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं 10 करोड़ पर 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था मैंने सरकार में। ये पैसे का कोई नहीं। पैसा अगर आप करना चाहती है, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। इफ देयर इज नो विल, देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। फिर अगर नहीं करना तो वैसे ही होता है। हम बदल सकते हैं, पर आज करने की स्थिति में आज हमको लोगों के पास जाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए 4 बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर पावर नहीं तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आज मुझे बताइए, गाँवों में लोड शेडिंग है। आप जहाँ देखिए पीवीसी पाइप की इंडस्ट्री हो, प्लास्टिक की इंडस्ट्री हो, 4 घंटे लाइट 4 घंटे जाएंगे तो वेस्ट मटेरियल कितना निकलेगा? कहाँ से काम करेगा वो? आज जनरेटर पर अगर इंडस्ट्री चलाएंगे तो 55 रुपए पर यूनिट डीजल की कॉस्ट बढ़ती है। आप वो 3 साल के जनरेटर का लाइफ पकड़कर आप कैलकुलेट करिए डीजल और उसकी कॉस्ट कितनी आती है। ये यूपी और बिहार में धन जनरेटर चलते हैं। कहाँ भी गाँव में जाओ, सभा में जाओ, जनरेटर चलता है। जैसे कभी कभी तो मैं मजाक में कहता था कि जैसे अच्छे गायक को गाना है तो जब तक तबला, पेटी, वायलिन नहीं बजता तब तक वो अच्छा गाना उसके मुंह से निकलता रहे। अब नेता को भाषण देना है तो जब तक बैकग्राउंड में जनरेटर का आवाज़ नहीं आता तब तक नेता लाइन पर नहीं आता, भाषण नहीं दे पाता। इतनी आदत हो गई जनरेटर की। कहीं भी जाओ सब सभाएं जनरेटर पर। ये जनरेटर में जो डीजल फूक रहे वो इम्पोर्ट हो रहा है, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। और आज हम उसी स्थिति में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, और आपकी मीडियम इंडस्ट्री है, मेजर इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल है, मैं विशेष रूप से नीरज जी से सुझाव देना चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझे एक अच्छा काम दिया है, मैं उसके लिए बहुत मेहनत करके काम कर रहा हूँ। वो इंडिया विजन फॉर 2050, आने वाले 50 साल हम लोग इस देश को कहाँ ले जाने वाले हैं,
और इसलिए देश की इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, और इंडस्ट्री जो है वो रोजगार निर्माण करने वाली होनी चाहिए, इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, इंडस्ट्री जो इंपोर्ट को कम करने वाली होनी चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ जबलपुर में एक बहुत बड़ी ट्रक की फैक्ट्री है, डिफेंस की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और हमने कहाँ से ट्रक खरीदी करके लाए जो स्कैंडल हुआ। अगर जॉइंट वेंचर करते और वहाँ अगर ट्रक बनाते तो एंसिलरी खड़ी होती। आज भी दिल्ली की रौनक अगर है तो मारुति के कारण है। गुड़गांव में मारुति की इंडस्ट्री, उसकी एंसिलरी कारण आज दिल्ली की रौनक है। अगर मारुति बंद हो जाएगी तो दिल्ली का हार्ट फेल हो जाएगा, इतना उसका इम्पैक्ट है। एक एंसिलरी इंडस्ट्रीज कितनी खुली है। अगर हम हमारे देश में टेक्नोलॉजी डिफेंस में चल रहा है, मुझे पार्टी में तो हम सोच रहे कि वक्त आएगा तो 80% तक आने दो फॉरेन डायरेक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1,15,000 करोड़ का डिफेंस के लिए जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके बजाय अगर वही हवाई जहाज, वही हेलीकॉप्टर्स, वही अगर हमारे यहाँ तोहफे अगर यहाँ बनेंगी तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, एंसिलरी इंडस्ट्री बढ़ेगी। और जैसे मारुति का हुआ कि हमारे देश में मारुति एक्सपोर्ट करने वाली कितनी कार जाती है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अनेक देशों में यहाँ से मारुति की कार जाती है। तो हमारे देश में अगर हम उसको जॉइंट वेंचर करके लाते तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारे देश में हवाई जहाज क्यों नहीं बन सकता। इतने हेलीकॉप्टर्स हमारे देश में आने वाले समय में मिलिट्री खरीद रही, सब जगह हमारे देश में क्यों नहीं बनता। अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक तो आप बनाओ, नहीं बना सकते तो जॉइंट वेंचर करो, टेक्नोलॉजी लाओ और बनाओ। और टेक्नोलॉजी लाने के बाद हिंदुस्तान में लेबर कॉस्ट सस्ती है, पार्ट सस्ते बनेंगे, कॉस्ट क्वालिटी अच्छी बनेगी, और अगर क्वालिटी अच्छी बनेगी और कॉस्ट कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। जो हेलीकॉप्टर 30 करोड़ में मिल रहा हो हम 25 करोड़ 20 करोड़ में दे पाएंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई, हम जब फॉरेन में जाते हैं तो कोई कहते हैं ये राइटिस्ट विचारधारा की पार्टी है। मैं मजदूरों में काम करता हूँ, यूनियन का लीडर हूँ, गाँव गरीब मजदूर किसान की बात करता हूँ, तो मुझे लिख रहे थे कि तुम जरा लेफ्टिस्ट थिंकिंग के हो। हम ना राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, हम नेशनलिस्ट हैं। देश की गरीबी हमको दूर करनी है। और मैं आपको सवाल पूछता हूँ, 47 के बाद समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन 3 विचारों के आधार पर देश में क्या हुआ। आज चाइना में देखो कहाँ का साम्यवाद है, कहाँ मार्क्स है, कहाँ लेनिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को लेकर चाइना में गया था। अब चाइना के हाईएस्ट लोगों को मिला, तब पूछ रहा था कि यहाँ कहाँ लाल रंग दिखता केवल बस। अब मार्क्स का और लेनिन का अगर चाइना में बाकी है तो लाल रंग और लाल झंडा, इसके सिवा कुछ नहीं। जितनी कैपिटलिस्ट अमेरिका नहीं है उससे ज़्यादा वो बन गए। और नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज ने इतनी इन्वेस्टमेंट लाई है और इतना लिबरल अप्रोच है, और जो आता उसको इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा एटमॉस्फेयर खड़ा किया गया कि चाइना में इन्वेस्टमेंट जा रही है वर्ल्ड की। हमारे यहाँ एफडीआई आना तो बंद हुआ, पर जो एफडीआई देश में थी वो देश से बाहर जा रहा है, क्योंकि देश के विश्वसनीयता पर सवाल पैदा हुआ है। हम ये नहीं बता सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है। ये सवाल हमारे देश में, इसको सुलझाना सरकार का काम है। अगर उद्योगपति की हालत ऐसी बनेगी कि उसको रोज चक्कर काटने पड़ेंगे सीबीआई ऑफिस के। मुझे एक अच्छी इंडस्ट्री थी हमारे यहाँ, स्टील की, बहुत बढ़िया, नाम नहीं बताता। तो हम कपास उत्पादक किसानों में मैं काम करता हूँ। मैं उनके पास गया, लंदन बेस है, केनिया में उनकी फैक्ट्रीज है। तो मैंने उनको कहा कि आप कैसा भी करो यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री डालो। बहुत पीछे पड़ा। अब मुझे तो मेरे क्षेत्र में रोजगार निर्माण होना चाहिए ऐसा लगता है। मैंने 10,000 युवाओं को रोजगार दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस बहाने में और कुछ आगे आएंगे तो और लोगों को मिले। बहुत हालत ख़राब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब मैं उनके पास गया, बेचारे तैयार हो गए। मैंने बोला आप चिंता मत करो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ इमीडिएटली फ़ोन में, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। कोई भी बात हो, मैं आता था, मैं उनको मदद करता था, उन्होंने जगह दिखाई, सब दिखाई। एक दिन वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा कैसे आए आप। बोले साहब मैंने अपना प्रपोजल ड्रॉप कर दिया आपसे क्षमा मांगने के लिए। तो क्या हुआ? बोले मुझे एक माइन मिली थी और सीबीआई वाला भी पैसा मांगता है। बोले अब हर तारीख पे 25 लाख मांगता है। बोले साहब मुझे हिंदुस्तान में धंधा नहीं करना, हाथ जोड़ता हूँ। अब मैं केनिया जाऊँगा, साउथ अफ्रीका जाऊँगा, पर देश में काम नहीं करना। कैसे देश आगे जाएगा? जो हमारे उद्योगपति है वो एनआरआई बन रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। लंदन में एक स्ट्रीट है जहाँ इंडियन एम्बेसी, मैं गया था वहाँ,
लक्ष्मी नारायण मित्तल जी के यहाँ खाना खाने, उस रोड पर जितने बंगले बने हैं वो सब अभी भारत के उद्योगपति उसी रोड पर रह गए, सब छोड़ के जा रहा है, एनआरआई बन रहे हैं। क्या ये देश की इस प्रकार की विश्वसनीयता देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की एटमॉस्फेयर को बढ़ा सकती है? क्या बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, परमिशन नहीं मिलेगी, लाइसेंस राज रहेगा तो क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका अकाउंट एनपीए होगा, उसके घर द्वार बर्बाद होंगे, तो तीसरे लोग क्यों इसके लिए आएंगे? बाहर की भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ की भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रोजगार कैसे मिलेगा, गरीबी कैसे दूर होगी, देश की तरक्की कैसे होगी? मुझे लगता है गंभीर प्रश्न आज देश के सामने खड़ा है। और इंडस्ट्री सेल में जो लोग हैं वो समझते हैं। मैं जितनी बातें आपके साथ कर सकता हूँ उसके 10% बातें पब्लिक मीटिंग में नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता नहीं है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ, आप केवल सुनकर मत जाइए। अब आपका काम है, जब से इंडस्ट्री चला सकते, मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो मैनेजमेंट से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं सिम्बोसिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में हर साल भाषण करने के लिए जाता हूँ एमबीए ग्रेजुएट के सामने, और लगातार जब भी मुझे मौका मिलता है मुझे बड़ा आनंद आता है कि नए भविष्य की जनरेशन को मैं देखता हूँ। तो इस बार मैं गया था तब मैंने कहा इसका नाम बदलो, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, पॉलिटिक्स में एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, इन एवरी फील्ड अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैनेजमेंट, जिसके कारण आप आगे जा सकते हैं। और हमारे देश को आगे जाने के लिए हमको एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप ये ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो अनेक कठिनाइयों पर मात करके हमको भविष्य में हमारी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए उपयोगी हो सकती है। और इसलिए आपसे दुहरी जिम्मेदारी है। जो कुछ बातें मैंने की वो थोड़ी सी निराश होने लायक है, पर निराश होने का कोई कारण नहीं है। जो चीज़ हमने गुजरात में करके दिखाई, जो चीज़ हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाई, जो चीज़ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए शासन कार्यकाल में हमारे सरकार ने करके दिखाई, उसी स्थिति का आधार लेकर आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी और एनडीए की सरकार आकर हम फिर से एक बार देश को इस अंधेरे से दूर करेंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। जो वाजपेयी जी ने कहा था वो सही था। जो मुंबई में मैं बीजेपी में आया था तो पहली बार उनका भाषण सुना था, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। उन्होंने कहा था कि ये अरबी समुद्र के डूबते हुए सूरज को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो ये सोनिया मनमोहन सिंह ने जो अंधेरा करके रखा है इसको हम दूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सूरज निकलेगा और देश को इस परिस्थिति से बाहर लाकर फिर से एक बार 10% जीडीपी ग्रोथ और 8% एग्रीकल्चर ग्रोथ, फिर से एक बार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत, और फिर से एक बार भविष्य के हिंदुस्तान को मजबूत बनाएंगे जो गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण करके दिखाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी को हमको ताकतवान बनाना है। और इसलिए एक बात करिए कि जो हम लोगों में एक प्रॉब्लम है, हम लोग एक दूसरे से बहुत बोलते हैं। मैं अक्सर हमारे कार्यकर्ता को कहता हूं कि जो लोग हमारे नहीं हैं, जो हमारे विरोधी है, आप एक छोटा सा काम करिए। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, ऐसे 10 लोगों को कम से कम कन्विंस करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जोड़ने का काम करिए। अगर ये काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया तो हमारा वोटिंग परसेंटेज 10% से बढ़ सकता है। छोटा सा काम है, हार्ट टू हार्ट, मैन टू मैन। अगर जाकर हम बात करेंगे और उसको कन्विंस करेंगे तो हम बदल सकते हैं। और एक छोटी सी बात कहकर मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें मेजर इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं आपसे कहूँगा, विक साहब भी है, एक छोटा ग्रुप बनाइए और मुझे इसमें भारतीय जनता पार्टी की इन सब के बारे में आने वाले कार्य में भविष्य में कैसी नीति होनी चाहिए इसकी एक पॉलिसी बनाकर मुझे दीजिए। और वो थोड़ा सोचते समय आपके इंटरेस्ट में मत सोचिए, हम समाज का, देश का, सबका सोच रहे, ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच में सोचिए कि सही क्या है। नहीं तो इंडस्ट्री को ये टैक्स माफ़ कर दो, वो माफ़ कर दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, तो देश में और देश कैसे चलेगा। तो थोड़ा माफ़ी वाली भी बात होगी, सही तो रखो, पर हमारी सरकार भी उसमें चलनी चाहिए। नहीं तो इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में पूरा सोचकर
उस नीति के बारे में भी आप जरूर तैयार करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया हुआ काम, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में किया हुआ अच्छा काम, इस सब के बदौलत एक पॉजिटिव आत्मविश्वास के साथ मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि इस देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी को दूर करके हम हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे और दुनिया की नंबर 1 की ताकत हम बनाकर रहेंगे। यही संकल्प करके हम यहाँ से जाएंगे। और ये करने के लिए हमको पहला काम करना है कि आने वाले चुनाव में ये यूपीए सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। ये संकल्प करके आप पूरे ताकत से काम को लगिए और केवल इंडस्ट्री सेल में नहीं तो रिक्शे वाले से लेकर छोटे छोटे लोगों तक जाकर उनको अपनी बात समझाकर आप निश्चित रूप से उनको अपने साथ लाने की कोशिश करिए। यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।